everyone. Today we are going to start with the most important topic of the science, and we can say most favorite topic of the science because इसके पहले तुम लोगों ने ऑलरेडी वो टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, राइट? सो कैन यू गेस टॉपिक क्या है? ग्रेविटेशन, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ग्रेविटी. एक्चुअल में क्या था, न्यूटन ने क्या बोला था, राइट? सो इसके पहले तुमने ऑलरेडी सुना है कि एक एप्पल ऊपर से नीचे गिरता है, वो ट्री के नीचे न्यूटन बैठा रहता है, तो एप्पल न्यूटन के ऊपर गिरता है. ओके, तो जिससे न्यूटन कुछ कंक्लूड करता है. क्या कंक्लूड करता है? कि अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ फोर्स है, जिस फोर्स ने क्या किया, वो एप्पल को नीचे अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से एप्पल नीचे आया, राइट? बट गाइस, न्यूटन ने बस इतना ही नहीं बताया, न्यूटन ने और बहुत कुछ बताया. सो ये चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, वो सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो सी न्यूटन ने क्या बोला कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं. बट फर्क क्या है, इनके बीच में अट्रैक्शन पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है, राइट? क्यों? बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो मास है, वो मास क्या है, बहुत कम है. मास बहुत कम होने की वजह से जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, बहुत कम था, जिसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फील होता नहीं है. दूसरा एग्जांपल मैं बोलूँ तो आप है, आपके फ्रेंड्स है, आप लोग बैठे आजू बाजू में, राइट? सो आप दोनों एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. बट फर्क क्या है, आप दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट होते हो क्या, फील करते हो क्या? अभी इधर बैठा था, सडनली इधर आ गया, बट ऐसा फील तो होता नहीं है ना. क्यों? बिकॉज आप दोनों का मास क्या है, बहुत कम है. so, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो भी क्या था, बहुत कम था. तो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, वो आपको फील होता नहीं है. बट अगर मैं बात करूं, ओके, अगर मैं बात करूं किसका, अर्थ का और आपका. सो अगर आप बिल्डिंग से नीचे गिरे तो मर जाओगे, पहली बात, राइट? बिल्डिंग से नीचे गिरे तो क्या होएगा, आपको ऐसा फील होता है कि अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, बट सेम टाइम पे आप अर्थ को भी अट्रैक्ट करते हो. आप अर्थ के पास में जा रहे हो, राइट? अर्थ भी आपके पास में आ रहा है, बट ऐसा फील होता है क्या, अर्थ आपके पास में आ रहा है? नहीं फील होता है, राइट? क्यों नहीं फील होता है? बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज्यादा है. अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से अर्थ का फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है, आप अर्थ की साइड अट्रैक्ट हो रहे हो. बट अगर मैं आपकी बात करूं, आपका मास बहुत कम है, सो आप जो फोर्स अप्लाई करोगे वो भी बहुत कम रहेगा. आपका फोर्स कम होने की वजह से आपको ऐसा फील नहीं होता है कि अर्थ आपके पास आ रहा है. बट सेम टाइम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों के बीच में होता है, अर्थ के बीच में भी और ऑब्जेक्ट के बीच में भी. अर्थ भी अट्रैक्ट करता है, ऑब्जेक्ट भी अट्रैक्ट करता है, बट ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन फील नहीं होता है बिकॉज उसका मास क्या रहता है, कम रहता है. सो इसके बेसिस पे न्यूटन ने एक लॉ बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, या फिर यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं. ओके, सो हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो. सो गाइस, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क के लिए. ओके, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन, राइट? सो आपको स्टेटमेंट लिखना रहेगा और आपको उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में डेरिवेशन डिराइव करना रहेगा. ओके, तो देखो भाई, जस्ट मैंने इसके पहले बताया था कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, वो 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो कंसीडर ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, राइट? ये मेरा क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है. अब 2 ऑब्जेक्ट है तो उनका कुछ ना कुछ तो मास रहेगा. सपोज जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, m1 है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, m2 है, राइट? सो m1 एंड m2 क्या है, ऑब्जेक्ट के मासेस है. और सपोज दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए, सो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, r है. सो r क्या है, ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है. ओके, अभी वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा. सो सपोज दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, सो अट्रैक्शन होगा तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स रहेगा. सपोज फोर्स कितना है, F है. ओके, सो अब मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, ध्यान से सुनो कि न्यूटन ने क्या स्टेटमेंट दिया है. ओके, न्यूटन क्या बोलता है, इन यूनिवर्स, कहाँ पे, यूनिवर्स में, इन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स. मैंने क्या बोला, इन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स. दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने क्या बोला कि इन यूनिवर्स every object attract each other with a force. That force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, हम लोग assume करते ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, now see guys, directly proportional का मतलब क्या होता है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, अगर फोर्स घटेगा तो मास भी क्या होएगा, घटेगा। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, उसका उल्टा होता है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होएगा, घटेगा, अगर फोर्स घटेगा तो डिस्टेंस क्या होएगा, बढ़ेगा। सो डायरेक्टली में या तो दोनों बढ़ेगा या तो दोनों घटेगा। इनवर्सली में क्या होता है, एक बढ़ेगा तो एक क्या होने वाला है, घटने वाला है। ओके, ना आपने मैथमेटिक्स सॉल्व किया है, आपने मैथमेटिक्स जो कुछ भी सॉल्व किया है पूरे मैथ्स में आपने क्या देखा है, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन देखा गया ऑफ कोर्स, बट आपने जो भी इक्वेशन सॉल्व किया है वो इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन रहता है। ओके, तो आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो उसमें इक्वल टू का साइन होता है, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, इक्वल टू का साइन लेके आना है। ओके, सो इक्वल टू का साइन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है उसका साइन हटाना पड़ेगा। सो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन जब हटाएंगे और इक्वल टू लेके आएंगे, सो उस टाइम पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ओके, एक कांस्टेंट को लाना पड़ता है। सो वो कांस्टेंट यहाँ पे कौन है, जी, कौन है, जी। ओके, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वेयर एज इट इज, वेयर g इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, g को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, ये पूरे यूनिवर्स के लिए सेम रहने वाला है, मतलब इसकी वैल्यू जो रहेगी वो वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, इसकी वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है। सो जी का वैल्यू है, वो जी का वैल्यू फिक्स है, वो कितना है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। जी का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो जी का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कितनी है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या है, जी का यूनिट है, क्या है, उसका यूनिट है। ओके फाइन। नाउ मैं यहाँ पे आपको अर्थ के मास एंड रेडियस भी बताता हूँ, बिकॉज आप मे बी न्यूमेरिकल फेस करोगे। सो आप जो कुछ भी न्यूमेरिकल फेस करोगे, न्यूमेरिकल्स में आपको क्या दिया रहेगा, सम्स में अर्थ का मास और रेडियस दिया रहेगा, बट सम टाइम पे नहीं दिया रहता है। तो जब नहीं दिया रहेगा तो आपको वहाँ पे खुद से वैल्यूज़ यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो अर्थ का मास कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg है, याद रखना। जो अर्थ का रेडियस है, वो अर्थ का रेडियस कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कितना, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, या फिर आप क्या बोल सकते हो, 6400 किलोमीटर्स। बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सारा यूनिट ऐसा यूनिट यूज़ करते। सो उस टाइम पे आपको डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मे भी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकता है, जिस केस मैंने आपको क्या है, ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया है कि आर का वैल्यू कितना रहेगा, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर रहने वाला है। ये वैल्यूज आप याद करके रखो, जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ आएगा। उसके बाद मैं जो आपको स्टार्ट किया था लेक्चर, तो वहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई होता है, बट वो अट्रैक्शन फील नहीं होता है, बिकॉज वो जो ऑब्जेक्ट है उनका मास क्या रहता है, बहुत कम रहता है। सो हम लोग क्या करते हैं, अभी उस का कैलकुलेशन करके देखते हैं कि उनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होता रहेगा। उसके पहले ये आपका था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, आप एग्जाम में आएगा तो आपको इतना लिखना रहेगा, ये उसका स्टेटमेंट है, दिस द डायग्राम, एंड ये क्या उसका एक्सप्लेनेशन है जो आपको लिखना रहेगा। सो सपोज हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट का जो मास है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है,
75 kg, राइट। और हम लोग अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ जो है, अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻24 kg, राइट। अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है 6.4 × 10⁻6 मीटर, राइट। और जी की वैल्यू तुम लोग को पता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर आपको एग्जाम में सम आएगा तो सारे वैल्यूज आपको दिए रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ना आपको फोर्स निकालना है। आपने फोर्स का अभी फॉर्मूला डिराइव किया, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सपोज m1 क्या है ऑब्जेक्ट का मास, m2 क्या है अर्थ का मास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यूज पुट करो। G के प्लेस पे G का वैल्यू, m के प्लेस पे m का वैल्यू दैट इज 75, m2 कितना है दैट इज मास ऑफ द अर्थ, r कितना है 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। सो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपको कितना मिलता है 733 न्यूटन। इतना फोर्स अप्लाई होगा एक ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के बीच में, राइट। अब बात करते हैं दो ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल आपका मास 75 kg, सपोज आपके फ्रेंड का मास कितना है 80 kg। आप दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हो। जी का वैल्यू तो फिक्स ही रहने वाला है, दैट इज 6.67 × 10⁻11। अब सेम वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करो, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो जी के प्लेस पे 6.67 × 10⁻11, m1 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 75, m2 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 80, r की वैल्यू कितना है 1 है। सो आप जब इसका कैलकुलेशन करते हो कितना मिलेगा 4.002 × 10⁻7। माइनस मतलब कैसा, वो डेसिमल में वैल्यूज रहता है, ओके मतलब वो बहुत ही कम वैल्यू रहने वाला है। सी 0.00004, 0.00 मतलब बहुत ही कम फोर्स हुआ। सो वैल्यूज़ क्या है, बहुत ही छोटा आया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जिसकी वजह से जब दो ऑब्जेक्ट है उनका मास कम है तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहेगा, कम रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से उनके बीच में वो अट्रैक्शन फील होता नहीं है, जिसकी वजह से हमको क्या लगता है कि हमारे बीच में अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। बट अगर अर्थ की बात करते हैं और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो लगता है कि वहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज अर्थ का जो फोर्स था वो फोर्स क्या था, ज़्यादा था, हमारा फोर्स क्या था, बहुत कम था, इसलिए हमारे बीच में अट्रैक्शन फील होता नहीं है।